इसमें सबसे पहले है कि शॉक होता क्या है। शॉक में क्या है, जनरलाइज इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द बॉडी, इसको क्या कहते हैं, शॉक, सर्कुलेटरी शॉक। अब इसकी दो काजेज़ हैं, या तो कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई या हार्ट सही से पंप नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे फैक्टर जो कि वेनस रिटर्न को डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये तो है जिनमें हार्ट इन्वॉल्व है, कार्डिक आउटपुट। एक होते हैं जो कार्डिक आउटपुट नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या होगा कि या तो मेटाबॉलिक रेट हाई है, या फिर हमारे ब्रेन को ऐसा लग रहा है, मतलब एबनॉर्मल स्टेट है, हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब ब्लड फ्लो कम आ रहा है, हद तक आ नहीं रहा। उसके बाद प्रेशर वेरिएबल है, कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी नॉर्मल रहता है। इसके बाद इसमें क्या होगा, शॉक की वजह से ना क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू होगी, इससे क्या होगा, वेनस रिटर्न कम होगा, इससे क्या होगा, मजीद मतलब डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा, डिक्रीज मजीद टिश्यू डैमेज होगा, मतलब एक ना विशियस साइकिल स्टार्ट होगा। विशियस साइकिल ये होता है कि मतलब एक अगर डैमेज हुआ है तो फीडबैक पॉजिटिव मैकेनिज्म वो होगा, स्टार्ट होगा, और फर्दर डैमेज होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। इसमें क्या होगा, इसी तरह से अगर शॉक हुआ है तो टिश्यू डैमेज होगा, और इससे क्या होगा, मजीद शॉक होगा। इसके बाद स्टेजेस हैं, इसकी दो स्टेजेस होती हैं, एक इसकी प्रोग्रेसिव स्टेट होती है, एक नॉन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव और एक होती है इरिवर्सिबल। नॉन प्रोग्रेसिव में क्या है, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है और कंपनसेट हो सकता है। प्रोग्रेसिव में क्या हुआ है कि वो प्रोग्रेस हो रही है, उसकी फर्दर मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, और इसके लिए थेरापी ज़रूरत है, थेरापी से ठीक हो जाता है। या फिर एक होता है इरिवर्सिबल स्टेज, जिसमें क्या होगा कि मतलब एक ऐसा डैमेज हो चुका है कि अब दोबारा चाहे जो भी कर लो बंदा वापस नहीं आना। उसकी वजह से नेक्स्ट है हाइपोवॉलीमिया होता है, हेमोरेजिक शॉक। अब इसमें क्या होगा, हेमरेज होगा और हाइपोवॉलीमिक शॉक कहेंगे, इसमें वॉल्यूम जो होगा ना वो कम हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ रिफ्लेक्सेस वगैरह होती हैं, सिंथेटिक रिफ्लेक्स वगैरह। इन्होंने क्या करना है, प्रेशर को मेंटेन करना है। एक तो आर्ट्रियोल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगे, वेन्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी ताकि हार्ट की तरफ वेनस रिटर्न ज़्यादा हो, और इसके अलावा कार्डिक आउटपुट खुद भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे क्या होगा, थोड़ा सा कंपनसेट करने की कोशिश होगी ताकि ब्लड फ्लो जो है ना बॉडी को नॉर्मल हो। इसमें सिंथेटिक नर्व्स इन्वॉल्व होंगी। और उसके बाद नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव। अब जो नॉन प्रोग्रेसिव शॉक है ना, मतलब स्टेटेड है, इसमें कंपनसेशन की रीज़न क्या है, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है जिसने प्रेशर मेंटेन करना है, सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स है जिसने भी आर्टेरियल प्रेशर मेंटेन करना है, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन से भी ब्लड वॉल्यूम को वो करना है, मतलब मेंटेन करना है कार्डिक आउटपुट को। इसके अलावा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, इसने क्या करना है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है। इसके अलावा एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज़ होने हैं, या फिर एडीएच रिलीज़ होना है, जिन्होंने क्या करना है, जाके एडीएच ने वाटर स्टोर करना है, मतलब ताकि वहाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ और हाइपोवॉलीमिया कंपनसेट हो। और इसके अलावा जो नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह, इन्होंने क्या करना है, ये हार्ट रेट इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि इन्होंने जाकर कंस्ट्रिक्ट करना है वेसल्स को। इससे क्या होगा, वेन्स कंस्ट्रिक्ट हुई, सारा ब्लड हार्ट की तरफ आएगा। अब हार्ट में ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा इससे क्या होगा, वॉल्यूम टुवर्ड नॉर्मल आ जाएगा। इसमें एक फिगर दी हुई है 24.3, इसमें कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो रही है, इससे डिक्रीज सिस्टेमिक ब्लड फ्लो। इससे क्या होगा, कार्डिक न्यूट्रिशन डिक्रीज़ हो रही है, टिश्यू न्यूट्रिशन और वेस्कुलर क्लॉटिंग की वजह से कार्डिक डिप्रेशन हो रही है। और इसके अलावा न्यूट्रिशन ऑफ टिश्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो ब्रेन में, वेस्कुलर सिस्टम में और टिश्यू इस्कीमिया हो रहा है, रिलीज़ हो रहे हैं टॉक्सिन, और इससे क्या हो रहा है, वेनस पुलिंग हो रही है और कार्डिक डिप्रेशन हो रहा है। अब ये जो टेबल है ना, ये अच्छे से कर लेना, ये अक्सर इट्सल्फ ऐसे क्यों में आ जाता है, तो इसको एक दफ़ा अच्छे से कर लेना है। और उसके बाद प्रोग्रेसिव शॉक। अब प्रोग्रेसिव शॉक का वही बताया हुआ है कि इसमें क्या होगा, कार्डिक डिप्रेशन होगी, मतलब कार्डिक शॉक में क्या होगा, विशियस साइकिल स्टार्ट होगा कि मतलब ब्लड फ्लो कम हुआ है, फिर टिश्यू डैमेज हुआ है। अब टिश्यू डैमेज हुआ है तो उससे क्या होगा, वेनस रिटर्न कम होगी और मजीद टिश्यू डैमेज होगा। अब इसमें कार्डिक डिप्रेशन में बताया हुआ है कि मतलब इससे हो क्या रहा है, तो कार्डिक डिप्रेशन में हार्ट रेट जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है वेज़ोमीटर फेलियर हो जाएगा, मतलब वेज़ोमीटर सिस्टम प्रेशर वगैरह को और ब्लड फ्लो को मेंटेन कर रहा था ना, अब वो भी यहाँ पे नहीं वो हो रहा, और कंप्लीट सर्कुलेटरी अरेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा वेसल्स में जो ब्लड है ना वो स्लज हो जाएगा, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, एक्सेस सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसके अलावा ये एंडोटॉक्सिन रिलीज़ होंगे, और ये एंडोटॉक्सिन जो होगा ना वो डिटोरिएशन करेंगे और कार्डिक डिप्रेशन करेंगे, लीवर को अफेक्ट करेंगे, लंग्स वगैरह को अफेक्ट करेंगे। और माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी को क्या करना है, इन्होंने लीवर को क्या करना है, अफेक्ट करना है। अब इसमें सोडियम और पोटाशियम ने क्या करना है, इनकी अमाउंट कम हो जाएगी, और इससे क्या और सेल स्वेल हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और लाइसोसोम जो है ना हाइड्रोलाइसिस रिलीज़ करेगा, जिससे बॉडी डैमेज होगी, और न्यूट्रिएंट ग्लूकोज वगैरह भी कम हो जाएंगे। अब इसने क्या करना है, लीवर में मेटाबॉलिक डिप्रेशन होनी है, और
डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन लॉस हो जाना है, लंग्स में क्या होना है, ओडिमा हो जाना है, और हार्ट में भी इसकी कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद टिश्यू नेक्रोसिस में क्या होगा कि टिश्यू डेथ हो जाएगी क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। इसके अलावा एसिडोसिस हो रहा होता है शॉक में, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, हाइड्रोजन आयन, और इसके अलावा लैक्टिक एसिड की इंक्रीज अमाउंट की वजह से पीएच डिक्रीज होगी और एसिडोसिस हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव फीडबैक का मैकेनिज्म वही सेम विशियस साइकिल वाला है कि मतलब एक दफ़ा शॉक हुआ, इससे क्या होगा, बॉडी पार्ट डैमेज होंगे और फिर फर्दर शॉक, उसके बाद इरिवर्सिबल स्टेज में ये है कि इस कदर शॉक हो गया कि जो कुछ भी हो जाए वापस नहीं आना, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट ऑल बॉडी फंक्शन जो है ना वो डैमेज हो चुके हैं। तो इसमें डिप्लीशन है कि एटीपी भी कम हो गई है, और इसके अलावा हाइपोवोलेमिया एक्सेस हो गया, वो वॉल्यूम लॉस हो गया। तो मतलब इसमें नॉन प्रोग्रेस वो है, इरिवर्सिबल है कि मतलब अब बंदे ने बचना ही नहीं है। हाइपोवोलेमिक शॉक कॉज बाय प्लाज्मा लॉस। अब ना टाइप्स ऑफ शॉक बताएंगे। हाइपोवोलेमिक शॉक वो है जो प्लाज्मा लॉस की वजह से होगा, मतलब ब्लड का वॉल्यूम जो है ना वो कम हो जाएगा फ्लूइड का, और इससे क्या होगा कि हाइपोवोलेमिया हो जाएगा। इसमें दो कारण हैं, एक तो वो है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है कि मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इसकी वजह से फ्लूइड सही से फ्लो नहीं कर रहा है, या फिर बर्न्स में क्या होता है कि जब बॉडी में बर्न्स होते हैं स्किन पे, तो इससे क्या होगा, मतलब वो हो जाता है, एवेपोरेशन होगी और मतलब हाइपोवोलेमिया हो जाता है इसकी वजह से भी। तो ये दो कारण हैं। अब अक्सर सिनेरियो में आ सकता है कि मतलब बर्न हुए हैं तो उसे कौन सा शॉक होगा, तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। और इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, वॉमिटिंग, और इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स की वो डिस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि उसने वाटर रिटेन करना होता है तो वाटर रिटेन नहीं होगा। उसके बाद ट्रॉमा की वजह से भी कभी कभी ये शॉक हो जाता है। नेक्स्ट इज न्यूरोजेनिक शॉक। अब इसमें क्या है, वेस्कुलर कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई है, मतलब कार्डिक आउटपुट नॉर्मल है, लेकिन हमारी बॉडी को ऐसे लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है, मतलब वेसल्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई है, वो डायलेट हो गई है, सारा ब्लड उनमें ठहर रहा है, और इससे क्या होगा, वेनस रिटर्न कम हो रहा है, और वेनस रिटर्न कम हो रहा है तो कार्डिक आउटपुट कम हो रही है। अब इसकी काज क्या है, एक तो डीप एनेस्थीसिया है, स्पाइनल एनेस्थीसिया, या फिर ब्रेन डैमेज। नेक्स्ट इज एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक जो है ना एलर्जिक कंडीशन है, एलर्जिक कंडीशन की वजह से क्या होगा, बेसिफिल से हिस्टामिन रिलीज होगी, और हिस्टामिन जो है ना ये क्या करेगी, वेस्सल वेनस डायलेशन कराएगी, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी करेगी और डायलेशन कराएगी वेसल की। इसकी वजह से क्या होगा, सारा फ्लूइड जो है ना वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा और हाइपोवोलेमिया हो जाएगा और शॉक हो जाएगा। तो ये है एनाफाइलैक्टिक शॉक। अक्सर पूछ लिया जाता है कि एलर्जी कंडीशन है तो उससे कौन सा शॉक होगा। नेक्स्ट इज सेप्टिक शॉक। अब एनाफाइलैक्सिस और सेप्टिक शॉक में अक्सर बंदा कंफ्यूज हो जाता है। एनाफाइलैक्सिस शॉक जो है ना वो एलर्जी की वजह से है, और जो सेप्टिक शॉक है ना वो किसकी वजह से है, ब्लड पॉइजनिंग की वजह से, किसी बैक्टीरियल टॉक्सिन की वजह से। मोस्टली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। अब इसमें 4 कंडीशन दी हुई हैं, 5। एक है पेरिटोनाइटिस, और इस जिसने क्या करना है, यूट्रस में इन्फेक्शन काज कर रहा है। दूसरा जीआईटी की रप्चर हो रही है। इसके अलावा बॉडीली इन्फेक्शन है, गैस की इन्फेक्शन है, या फिर यूटीआई है। तो इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें हाई फीवर होगा, वेदर डायलेशन होगी, स्लजिंग होगी ब्लड की, और इसके अलावा माइक्रो ब्लड क्लॉट्स हो जाएंगे। अब ये अक्सर ना मतलब सिनेरियो दिया जाता है कि कौन सा वो शॉक होता है जिसमें बंदे को फीवर हो रहा होता है, तो ये सेप्टिक शॉक होता है जिसमें बंदे को फीवर होता है। ये सिनेरियो में भी आता है और एमसीक्यूज में भी आता है, और ये बैक्टीरिया की वजह से होगा। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब शॉक की ट्रीटमेंट जो है ना वो दो तरह की है। एक तो क्या करनी है, रिप्लेसमेंट करानी है कि कोई ब्लड या प्लाज्मा रिप्लेस कर दे, क्योंकि ना अब प्लाज्मा दिया जाता है मोस्टली, ब्लड इतना ज़्यादा अरेंज भी नहीं हो सकता तो प्लाज्मा दिया जाता है। और वैसे भी जो नॉर्मल हिमाटोक्रिट होता है ना वो हमारी बॉडी की नीड से ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये प्लाज्मा भी कंपनसेट हो जाता है, मतलब सेल इतने होते हैं पड़े कि बंदा मतलब बच सके जिंदा, तो प्लाज्मा दिया जाता है। या फिर डेक्सट्रांस सब्सटेंस दिए जाते हैं। डेक्सट्रांस जो होता है ना वो एक कार्ब है, ग्लूकोज की 5% सोल्यूशन इन वाटर है, जो कि इस कंडीशन में मतलब ब्लड के वो प्लाज्मा का अल्टरनेट के तौर पे दी जाती है, मतलब हाइपोवोलेमिया को ट्रीट करने के लिए। ये ऐसे क्यों में अक्सर आ जाता है, ये बायोकेम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट देख लेना है। और इसमें डेक्सट्रॉन दिया जाता है। या फिर एक और ट्रीटमेंट है, सिम्प्टोमेटिक ड्रग देनी है, लाइक नॉरेपिनेफ्रीन वगैरह। और इसके अलावा एक और थेरापी है जिसमें हेड डाउन पोजीशन में लेटाना है, मतलब हेड नीचे हो और बाकी बॉडी पार्ट ऊपर हो, तो क्या होगा, इससे वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट वगैरह को ब्लड सप्लाई हो सकेगी। बस ये इतना ही है। उसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दिए जाते हैं। सर्कुलेटरी अरेस्ट। अब इसमें क्या होगा, कार्डिक अरेस्ट और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। इसमें क्या होगा, बिल्कुल ना मतलब सारा सप्लाई वगैरह ब्लड की ब्रेन को और मतलब बॉडी को ख़त्म हो गई है, तो इसका ब्रेन पे भी अफेक्ट होता है। बस यू आर डन विद दिस चैप्टर।